नमस्कार ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अंजू जी, याद करने के लिए और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि ये जो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट निकाली है, जिसमें कि 8-8 सांसद, केंद्रीय मंत्री सब शामिल हो गए, जो लोग तय करते थे कि कौन उनकी तरफ से उम्मीदवार होगा विधानसभा चुनाव में, उन्हीं को ही मैदान में उतार दिया। ये कैसी रणनीति बीजेपी की? देखिए, ये पहली बार तो है नहीं, इससे हुँ, पहले त्रिपुरा में भी ये प्रयोग किया गया था जब केंद्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मंत्री को त्रिपुरा में लड़ाया गया था। हुँ, प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री थी, वो त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। इसी तरीके से अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में, तो हुँ, वहाँ पर बाबुल सुप्रियो को भेजा गया था, लोकेट चोकेट चटर्जी को भेजा गया था, निशीथ प्रामाणिक को भेजा गया था, जगन्नाथ सरकार को, और राज्यसभा के जो सांसद थे स्वपन दास गुप्ता, उनको हुँ, भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। तो ये कंटिन्यूअसली एक प्रयोग चल रहा है और वही अब मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि नरेंद्र तोमर को भेज दिया गया, जो कृषि मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जो हुँ, राज्य मंत्री हैं, उनको भेज दिया गया। राकेश सिंह जो बहुत ही प्रभावशाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको लड़ने के लिए भेजा गया। सीधी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रीति पाठक, उनको भेजा गया। गणेश सिंह को, उदय प्रताप को, हुँ, और सबसे चौंकाने वाला नाम तो कैलाश विजयवर्गीय का था, जो जी, महासचिव भी हैं और जो अपने बेटे के लिए इंदौर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन एक प्रकरण हो गया था जिसकी वजह से बीजेपी नेतृत्व उनके बेटे के क्रियाकलापों से नाराज था। हुँ, तो एक तीर से दो निशाने साधे गए कि कैलाश विजयवर्गीय को आप विधानसभा चुनाव लड़ा दीजिए, तो उनके बेटे को अब टिकट नहीं देना पड़ेगा या नहीं दिया जाएगा, सीधे से संकेत हैं। तो मुझे लगता ये है कि जो कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने लिया है, इसके बारे में कांग्रेस कोई कल्पना नहीं कर रही थी, सोच नहीं रही थी कि ये दांव भी बीजेपी नेतृत्व खेल सकता है। नंबर हुँ, 2, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उनका ग्वालियर में, गुना में, मुरैना में अच्छा खासा प्रभाव है। गणेश सिंह का सतना के इलाके में बहुत अच्छा प्रभाव है। राकेश सिंह का अपने क्षेत्र में, जबलपुर में बहुत अच्छा प्रभाव है, लोकप्रिय हैं, प्रभावशाली हैं। उदय प्रताप सिंह की बात करें तो होशंगाबाद में। रीति पाठक, जैसा मैंने कहा था कि सीधी का पूरा इलाका, उसमें रीति पाठक की बड़ी प्रभावशाली भूमिका रहती है। तो ये अलग-अलग एरिया हैं मध्य प्रदेश का, जिनको एक तरीके से एड्रेस किया है बीजेपी नेतृत्व ने। अब जहां से ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो विधानसभा सीटें तो लगभग पक्की मानी जा रही हैं, जी, लेकिन इसके अलावा चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ये केंद्र में मंत्री भी हैं, इनका अपना एक प्रभाव भी है, तो जिन विधानसभा सीटों से ये लड़ रहे हैं, उसके आसपास की और 5, 7, 10 सीटें, वो एक वहां पर वातावरण बनेगा। इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी सक्रिय हो जाएंगे और सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है और सबकी अपनी संभावनाएं भी होती हैं। इनमें से कम 3-4 नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हो सकते हैं। हुँ, मैं जो ये बात कह रहा हूं, इसको नोट करिएगा कि इनमें से 3-4 चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। हुँ, शिवराज चौहान की टक्कर का अभी भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। लेकिन एक संकट ये हुआ है कि जो कार्यकर्ता हैं, वो थोड़े से हताश और निराश हैं। तो इसलिए एक थिंकिंग ये भी चल रही है कि जब नतीजे आएंगे, तब जरा सोचा जाए, क्या नरेंद्र सिंह तोमर को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? क्या हुँ, प्रहलाद पटेल को बनाया जा सकता है? या कोई एक आध नाम और जो नरेंद्र मोदी के और
अमित हुँ, शाह के ही दिमाग में होगा, कोई और वहां तक पहुंच नहीं सकता उस सोच तक। तो मुझे लगता है कि ये एक सोचा समझा दांव है। हुँ। बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए, पर मुझे जी। लगता है कि उल्टा नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमने कमलनाथ का भी बयान देखा है, हुँ, हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी एक टिप्पणी देखी कि रावण ने कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, फला को मैदान में उतार दिया, इसका हुँ, मतलब रावण जो है वो चुनाव हार रहा है। मतलब हुँ। आप इतनी निचले स्तर की टिप्पणी करोगे, और कमलनाथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नेतृत्व ने हार मान ली। अरे भाई, बीजेपी नेतृत्व ने पहली बार थोड़ा किया है ये, कि केंद्र से किसी को लड़ने के लिए भेजा है। ऐसे तो मैं कई दृष्टांत दे सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग हुआ था। और अभी हुँ, तो देखिएगा, ये मध्य प्रदेश को तो ये तो हमारे सामने है दूसरी लिस्ट। अभी जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में लिस्ट सामने आएँगी, तो उनमें भी आपको दिखाई देगा कि भई लेकिन सर जी, जी। सर, ठीक है, ये एक प्रयोग है और बीजेपी ये प्रयोग करना चाहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में को लेकर जो अलग-अलग तरह के सर्वे हैं या आप खुद कह रहे हैं कि देखा जाए तो वहाँ का जो कैडर है, वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज़ है, मामा जी से काफ़ी नाराज़ है। तो क्या लग रहा है आपको कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में तो अब ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, इतना तो साफ़ हो गया है, यानी कि नतीजे आने के बाद कोई भी चेहरा जो है वो सीएम की कुर्सी पे बैठ सकता है। तो क्या ये माना जाए कि केंद्रीय नेतृत्व भी शिवराज सिंह चौहान से अब थोड़ा किनारा करना चाहता है? नहीं, इसको दूसरे तरीके से हमें देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जब लंबे समय तक कोई चीफ मिनिस्टर रहता है, जैसे रमन सिंह 15 साल तक चीफ मिनिस्टर थे, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी और कांग्रेस ने लगभग 2/3 बहुमत से चुनाव जीत लिया था। क्यों हारी थी? क्योंकि 15 साल से एक ही व्यक्ति को जनता देखती आ रही थी। एक ऊब वैसे ही हो जाती है कि यार, इतने लंबे समय से एक ही मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं। हुँ, और ये भी मानना पड़ेगा कि भले ही ऊपर कितना भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री बैठा हो, राज्यों के अपने इश्यू होते हैं। संगठन के भी अपने कुछ-कुछ इश्यू होते हैं। आप मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, उनके रिश्तेदारों को संतुष्ट करके नहीं चल सकते। सबको आप लाभ के पद नहीं दे सकते। एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका भी है काम करने का। तो हुँ, आप बेशर्म होकर के सारे कपड़े उतार करके स्ट्रीट पर नहीं भाग सकते, जैसे कांग्रेस या दूसरे दल कई बार करते हैं कि सत्ता आई और बस सब ऊपर से नीचे तक सबको नवाज दिया किसी ना किसी पद से, कि बेटा चलो, खाओ, पियो, मस्त रहो और अपनी अगली कई पीढ़ियों का बंदोबस्त कर लो। ऐसा नहीं हुँ, होता यहाँ पे। तो जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो हमारे सामने है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो राजस्थान में भी इस बार किसी चेहरे को आगे नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भी वसुंधरा राजे को लेकर के ये एक परसेप्शन पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है कि अब वसुंधरा राजे को आगे करके नहीं चलना चाहिए, वहाँ भी विकल्प की तलाश करनी चाहिए। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि नए चेहरे दिए जाएँगे इस बार, और चुनाव से पहले ये फैसला नहीं होगा कि हुँ, किसकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक रणनीति होती है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा आपने कई कद्दावर नेताओं को वहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। तो ये शिवराज चौहान के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होने का संकेत है। ये मतदाताओं के लिए भी संकेत है, जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, या कार्यकर्ता जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के थोड़े बहुत नाराज चले आ रहे थे, उनके हुँ। लिए भी एक आश्वस्ति का संकेत है कि भाई शिवराज चौहान बनेंगे। ये 100% तय नहीं है। दूसरे नेता भी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, वो जीत करके आएंगे और जब बहुमत मिलेगा तो इस इसको हम खुला ऑप्शन के रूप में छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन सर एक चीज़ और है कि जब बीजेपी है, अगर हम केंद्र में बात करें तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भी बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठाती है कि
आप किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो तय कीजिए। हमने हिमाचल में भी देखा ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया कि इनका मुखिया कौन है जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में ऐसा करती है, राजस्थान में ऐसा करती, छत्तीसगढ़ में ऐसा करती है, तो आपको नहीं लगता कि जो सवाल बीजेपी उठाती रही है कांग्रेस वगैरह पार्टियों पर, अब उन पर भी उठेंगे कि आप बताएं आप किसकी अगुवाई में लड़ रहे हैं? और इतने दिग्गजों को मैदान में उतारने से सर ये मैसेज नहीं जाता कि बीजेपी शायद बैकफुट पर है इस वक्त मध्य प्रदेश में और हर हाल में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वो इतने दिग्गजों को मैदान में उतार रहे हैं? क्योंकि आप कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं मैं तो इच्छुक ही नहीं हूं चुनाव लड़ने का। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ ये पहले राज्य नहीं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के चुनाव मैदान में जा रही है। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था, किसी को चेहरा नहीं बनाया गया था। और जब नतीजे आ गए थे तो योगी आदित्यनाथ को आगे लाया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरियाणा में भी 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो आखिरी समय तक भी ये नहीं बताया गया था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहाँ बाद में मनोहर लाल खट्टर, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, कई लोग थे जो दौड़ में थे और आखिर में मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। सारे पैरामीटर हर राज्य में एक जैसे लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देख करके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में कि हमने पिछली बार ये किया था तो इस बार भी हम ये करेंगे। देख रहे हैं वो कि मध्य प्रदेश में कहीं से कुछ थोड़ी सी अनिच्छा है कार्यकर्ताओं में, थोड़ा बहुत कहीं कोई वो एनॉयड हैं या कोई दूसरे इशू हैं तो नहीं वो अपना चेहरा घोषित कर रहे हैं। पर हम ये तो कह सकते हैं कि शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से भी नहीं हटाया है, मुख्यमंत्री तो वही हैं और नेता तो वही हैं, तो अघोषित रूप से चेहरा भी वही है। पर एक दूसरे इंडिकेशन भी दे दिए गए हैं कि ये नेता भी अब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं जो केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो दोनों ही चीजें मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये इस बार का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरह से कमलनाथ हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रहे थे और बीच में जो इंडिया अलायंस है उसकी पहली रैली जो भोपाल में होने वाली थी वो भी उन्होंने नहीं होने दी, और वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू वोटर्स जो है वो उनके पाले में आए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ये राह जो है मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए बहुत आसान है? क्या आपका गणित क्या कहता है? एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में अगर कोई एक स्टेट है जिसको आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है तो वो मध्य प्रदेश। 2018 के अगर चुनाव परिणामों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 56 सीटें घटी थी और 56 ही सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी। कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो करीब 3.5 पौने 4% के आसपास घटा था, उतना ही कांग्रेस का बढ़ा था। वो क्यों हुआ था ये घटना कि बीजेपी की अचानक 56 सीटें घट गई और उसकी बढ़ गई। इसके बावजूद दोनों के बीच में अंतर कितना था सीटों का? कांग्रेस को शायद 114 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर के 5 सीटों का अंतर था दोनों के बीच में। तो कुछ दूसरे छोटे-मोटे दलों को साथ लेकर के कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, जो 15 महीने के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से गिर गई थी और फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। ये जो 56 सीटें घटी थी, मैंने जो इसका जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि उस चुनाव से कुछ समय पहले शिवराज चौहान ने कुछ ब्राह्मणों के बारे में कोई बयान दे दिया था और उसको लेकर के बड़ी नाराजगी थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की जो 114 सीटें आई थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा शेयर था, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने बड़ा पसीना बहाया था। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
आज वैसी सिचुएशन नहीं हुँ, है जैसी 2018 में थी। आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई मतदाताओं में एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी का भाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी वैसी सिचुएशन नहीं है। उस सिचुएशन में भी भारतीय जनता पार्टी की अगर वहाँ 109 सीटें आ गई थी 230 के हाउस में, तो आप अंदाजा लगाइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो 100 से ऊपर ही थी, 100 से नीचे नहीं गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में होने वाला है। सर वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद रही है और दूसरा वहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, वो वापस चले गए हैं कांग्रेस की तरफ। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों का कुछ असर पड़ता दिखता है आपको पूरे सिनेरियो पर? पूरे सिनेरियो पर तो पड़े ना पड़े, कुछ-कुछ पॉकेट्स में किन्हीं-किन्हीं का कुछ असर हो सकता है। हुँ, कुछ इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं, कोई प्रभावशाली प्रत्याशी हो, कुछ उसका असर पड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल जब मतदाता मतदान केंद्र की तरफ जाते हैं, तो पहले ही उनका मन बन चुका होता है कि हमें किसको वोट देना है। और ये आम आदमी पार्टी वगैरह, ये तो एक्चुअल में क्या है कि जहाँ इनका कुछ नहीं है, वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इनको साढ़े 4-5% वोट जो है वो बनाए रखना है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो अब हुँ, उसको बनाए रखने के लिए इनको हर राज्य में जाकर के सिर घुसेड़ना है। हुँ, वहाँ कितने लोग इनके जीत करके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इससे भी कोई लेना-देना नहीं है। पर बात ये होती है कि जैसा एक बार मायावती ने बड़ा गजब ढा दिया था कि वो टिकट ही किसी पैरामीटर के हिसाब से देती थी, तो वही हुँ, आजकल आम आदमी पार्टी में चल रहा है। तो पुजापा चढ़ाइए, टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। तो वो हाल जो है वो आजकल आम आदमी पार्टी का हो रहा है, जो सूचनाएँ मिल रही हैं। दिल्ली में भी यहाँ तक के जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें भी हल्ला तो काफ़ी मचा था ना 2-3 जगह कि साहब बिल्कुल। इतने पैसे ले लिए और हमें टिकट भी नहीं दिया। तो वो हाल जो है इनका चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में किसी भी तरीके से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसा लगता नहीं। और आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में इन विधानसभा चुनावों के दौरान भी टिकट का बंटवारा दिख सकता है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ये गुहार लगाई है कांग्रेस से कि मध्य प्रदेश में 4 सीटें हमको दे दी जाएं। हालांकि उनका वहां पर कितना प्रभाव है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 4 सीटें मांग रहे हैं। तो आपको लगता है, और कमलनाथ जो है वो किसी को एक सीट देने को राजी नहीं है, तो लगता है आपको कि इंडिया अलायंस के नाते कुछ उनको सीटें दी जा सकती है वहां पर कांग्रेस की तरफ से या नहीं? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में समाजवादी पार्टी तो नहीं, पर हम्म, मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़ती रही है। उसके कुछ एमएलए भी आते रहे हैं, 2-3 एमएलए आते रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे हैं, तो वो आगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ऐसा कर रहे हैं, ताकि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उससे सीटें माँगे, तो वो ये कह सके कि हमने मध्य प्रदेश में कहा था ना आपसे कि हमें 4 सीटें छोड़ दीजिए, 5 सीटें छोड़ दीजिए। हम्म, आपने वहाँ तो हमारा लिहाज़ नहीं किया। हमारे अतीत के जो संघर्ष हैं वहाँ के, या वहाँ जो हम सीटें जीत कर के आए थे, उनको आपने अनदेखा किया। तो हम्म, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हम ही हम हैं, आप कहाँ हैं? आप तो बस रायबरेली में हैं। ज़्यादा हम्म, से ज़्यादा एक और सीट अमेठी की ले लीजिए, जहाँ से राहुल गांधी लड़ते आए हैं। हम्म। तीसरी सीट आपका दावा बनता नहीं, सुल्तानपुर हो सकती है, जहाँ से सतीश शर्मा लड़ते रहे। तो ये सब पेशबंदियाँ होती हैं पार्टियों की। पर जो आपने कहा कि कमलनाथ किसी को कोई सीट देने को तैयार नहीं है, कमलनाथ बहुत ही सधे हुए तौर तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये मान करके चलना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बाबा बागेश्वर को बुलाया, कथा कराई वहाँ पर, एक हुँ, वातावरण बनाया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब भी प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं, तो किसी न किसी मंदिर में मत्था टेकवा दिया जाता है उनका। हुँ, खुद भी वो इधर-उधर जो है अपना एक मैसेज भेजने की कोशिश करते रहते हैं पब्लिक के बीच में
कि भाई जो देवी देवता हैं या जो हिंदुत्व है उसकी पूरी ठेकेदारी बीजेपी के पास नहीं है। हम भी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत बड़ा हिंदू हूँ, देख हुँ, लीजिए, मैं तो बाबा बागेश्वर को बुला रहा हूँ। और जैसे ही स्टालिन के बेटे ने बकवास की सनातन हुँ, के बारे में, तो इन्होंने भोपाल की प्रस्तावित रैली जो है वो रद्द करा दी। तो एक संकेत और संदेश भेजने की बात थी और एक डर भी था। हुँ। डर इस बात का था कि अगर रैली हो गई और वहाँ पर भी किसी ने गुड़ का गोबर कर दिया, तो हमारी तो सारी मेहनत जो अब तक की है बाबा बागेश्वर को बुलाने की और दूसरे तमाम संदेश संकेत भेजने की, उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो वो बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं और बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व पर इस बात को लेकर के चर्चा है कि ये कलाकारी दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ-कुछ इलाकों में ये डेंट पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बहुत सोच समझ करके ही यहाँ से पत्ते खेले जा रहे हैं और खोले जा रहे हैं। सर, ये जो हिंदुत्व का कार्ड है, ये तो कांग्रेस के जो मतलब आला कमान है, वो तो इसके साथ कभी नहीं जाते हैं। वो तो चुनावी मौसम के दौरान ही मंदिरों के चक्कर काटते हैं। उनकी तो सीधी-सीधी मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां तो ज्यादा मुस्लिम वोटर है नहीं। क्या इसी के मद्देनजर आला कमान को मनाकर कमलनाथ ये दाव खेल रहे हैं? नहीं, इसीलिए वहाँ पर राहुल गांधी के दौरे कम हैं। हम्म, प्रियंका वाड्रा के ज़्यादा दौरे होते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर जैसे हिमाचल में थोड़ा अलग रखा गया था राहुल गांधी को, ऐसे ही मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी उनकी उपस्थिति कोई बहुत ज़्यादा रहेगी नहीं। रहेगी तो बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हिंदुत्व का कार्ड जिस तरह से कमलनाथ खेल रहे हैं सर, वो तो आला कमान के उसके साथ नहीं जाता है ना, इनके कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा कह लीजिए या उनका जिस तरह की स्ट्रेटेजी है, उसमें तो ये कार्ड नहीं खेला जाता। तो कमलनाथ कैसे हिंदुत्व के कार्ड को खेल पा रहे हैं? नहीं, नहीं, कमलनाथ जानते हैं ना कि ये आरएसएस की प्रयोगशाला है, मध्य हम्म, प्रदेश। हम्म, उनसे बेहतर कौन जानता होगा? तो इसलिए वो साइड में ही रहकर सही पर वो कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं इससे बड़ी कहना चाहता हूँ। हम्म, ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब ठीक 1.5-2 महीने बाद भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। हम्म, और कांग्रेस और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पूरा इलाका, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां भगवान राम के प्रति आस्थावान बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत ही कमिटेड हैं। इनको पता है कि भगवान राम के मंदिर की चर्चा जैसे-जैसे शुरू होगी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तो पहले ही कह चुकी हैं और आरएसएस के हाथ में उसकी कमान दे दी गई है कि कपाट खुलने के 3 महीने पहले से पूरे हम्म, देश में जो मंदिर हैं, यहाँ तक के गलियों के, गाँव के, कस्बों के, उनमें भजन कीर्तन और प्रभात फेरियाँ जो हैं वो शुरू हो जाएँगी। यानी गली-गली में हम्म, जो है वो भगवान राम की के जो भजन हैं वो गाने शुरू हो जाएँगे। यानी एक वातावरण तैयार हो जाएगा। 3 महीने पहले का मतलब ये है कि अक्टूबर एंड से आपको वो दृश्य दिखाई देने लगेंगे, सुनाई पड़ने लगेंगे। और चुनाव कब होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में? ये नवंबर-दिसंबर में होंगे। तो ये उसी समय वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कांग्रेस का हाईकमान जानता हो या ना जानता हो, कम से कम कमलनाथ तो जानते हैं। इसलिए वो एक लाइन लेकर के अभी से चल रहे हैं। और सर, शिवराज सिंह चौहान के लिए आप कैसे देखते हैं आगे की पारी? नाम अभी तक मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम को लेकर, अगुवाई को लेकर तो कुछ नहीं कहा है। सीएम भले ही वो बने हुए हैं, ओबीसी नेता भी हैं। तो क्या लगता है आपको, उनका भविष्य क्या केंद्र की राजनीति में होगा अगर ये बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं उनमें से किसी एक को सीएम बनाने के बारे में सोचती है चुनाव के बाद बीजेपी? नहीं, एक बात तो आप समझ लीजिए कि अभी भी मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के कद जितना नेता कोई नहीं है, कोई हम्म, भी नहीं है।
हुँ, उनका कोई विकल्प भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अभी भी वहाँ सबसे लोकप्रिय और सबसे स्वीकार्य नेता हैं। हुँ, एक माइनस पॉइंट यही है कि वो 18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि कार्यकर्ताओं में से एक हिस्सा है जो उनसे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनसे नाराज नहीं है। हुँ, इसलिए अगर वहां पर कोई नया चेहरा रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, लाया गया, तो उनको बहुत सम्मानजनक तरीके से केंद्र में स्थान दिया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान वहां से हटेंगे, पर मध्य प्रदेश की राजनीति से कभी नहीं हट पाएंगे और कभी बीजेपी नेतृत्व चाहेगा भी नहीं, क्योंकि उनका जो एक स्थान है वो है वहां पर। ये सबको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। और शायद यही स्थान था सर उमा भारती वाला मामला भी याद कर लीजिए कि उमा भारती को भी तो वहाँ सीएम बनाया गया था ना? उमा भारती से आप शिवराज सिंह चौहान की तुलना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हुँ, उमा भारती का जो काम-काज करने का तौर तरीका था, जो व्यवहार था, वो तो बहुत जल्दी एक्सपोज़ हो गई थी। बहुत हुँ, जल्दी उनको हटाना पड़ा था, हटने के लिए कहना पड़ा था, क्योंकि इस तरह का नेतृत्व बीजेपी राज्यों में नहीं चाहेगा। केंद्र हुँ, में तो चलो फिर भी निभ जाता है कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, लेकिन राज्यों में नहीं चल सकता। ठीक है, वो दोनों एक ही वर्ग से आते हैं, पिछड़े हैं, हुँ, पर शिवराज चौहान का जो व्यवहार है, जो उदारता है, जो हुँ। उनका तौर-तरीका है, शासन करने का, फैसले करने का, संतुलन बना कर के चलने का, वहाँ तो उमा भारती कहीं टिकती नहीं है। वो तो एरोगेंट। तो चलिए सर अब देखते हैं कि ये जो प्रयोग बीजेपी करने जा रही है, दिग्गजों को मैदान में उतार कर ये कितना फ़ायदेमंद सौदा रहता है बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में और इससे सही मायने में क्या संदेश निकल कर आता है इस वक़्त के जो वहाँ के सीएम हैं, उनके लिए क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा कद है और अगर उनको थोड़ा साइड पर करके बड़े-बड़े दिग्गजों को जगह दी जा रही है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और मैसेज ये दिया जा रहा है कि इनमें से भी कोई चेहरा हो सकता है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी कुर्सी जो है वो फ़िलहाल तो डोलती हुई दिख रही है। लेकिन आपने जिस तरह का विश्लेषण किया, जिस तरह की जानकारी इस मामले पर विस्तार से मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की नमस्कार, जय हो। नमस्कार। वंदे मातरम।